गुड मॉर्निंग बच्चा। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और आपके क्लास 10th की पढ़ाई जो है खत्म हो चुकी होगी और आपने एग्जाम भी दे दिया होगा। अब बारी है आपके क्लास 11th की पढ़ाई की। जी हाँ, और क्लास 11th में यदि आपने साइंस सब्जेक्ट को चुना है तब साइंस में जो है बच्चा आपको सबसे पहले जो है जानना है साइंस के बारे में ही। तो आज का इंट्रोडक्शन हम साइंस के बारे में ही करेंगे और वो फिजिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर साइंस देते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो पढ़ना होता है। ठीक है, मेनली अब आपने या तो मैथ लिया होगा या तो बायो लिया होगा, लेकिन आपके कॉमन सब्जेक्ट फिजिक्स होंगे। तो फिजिक्स में क्लास 11th का जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन एक नए सिरे के साथ। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। एसएससी इंस्टीट्यूट, अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाए ताकि हमारा हौसला बना रहे। ओके, तो जो पहला चैप्टर है बच्चों फिजिकल वर्ल्ड, वो क्या होता है? तो फिजिकल वर्ल्ड का मतलब होता है भौतिक की दुनिया, मतलब ऐसी दुनिया जहां पर आप भौतिक के बारे में पढ़ोगे, फिजिक्स के बारे में पढ़ोगे, है ना, और जानोगे कि आखिर इस यूनिवर्स को बनाया किस तरह से है, किस तरह से यहां पर टेक्नोलॉजी बना है और कैसे कैसे जो आज हम अपने अर्लीस्ट टाइम से इस मॉडर्न एज तक पहुंच गए हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में हम जानेंगे कि साइंस का परिचय, और साइंस के परिचय में क्या क्या होता है बच्चों, ये हम समझेंगे इस टॉपिक में। कि साइंस में सबसे पहले आपके जो टॉपिक्स में है अगर बात किया जाए, ह्यूमंस आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। मनुष्य जो है ना हमेशा एक क्यूरियसिटी रखा है अपने अंदर। ठीक है, और यही क्यूरियसिटी जो है आज देख लो अर्लीस्ट टाइम से इस मॉडर्न एज तक कितने बदलाव हो चुके होंगे। ओके, आप समझ सकते हो ना कि अब सोचने वाली बात है, आज से लाखों हजारों साल पहले कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। ठीक है, या आज से अगर मैं 200 साल पहले की बात करूं तो लोग सोचा नहीं होगा कि हम किसी से फोन पे बात कर पाएंगे, कहीं पर आसानी से जा सकते हैं ना, उड़ के जाएंगे, मतलब ना आज हवाई जहाज के थ्रू है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन आज ये है, लेकिन लोग इसको पहले मजाक के तौर पे लेता होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे कोई बात कर लेगा। आज हम लोग ऐसा सोचते होंगे तो लगता है बड़ा आसान कि अरे नॉर्मल तो है, फोन लगाना कोई कॉमन सी बात है, लेकिन पहले के लोगों के लिए यह हजम करना मुश्किल था। तो मनुष्य के लिए हमेशा एक क्या रहा है, क्यूरियोसिटी रहा है इस मामले में। ठीक है, द इंक्वायरिंग एंड इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड हैज रिस्पॉन्डेड टू द वंडर एंड अवे ऑफ नेचर इन डिफरेंट वे। यही जो तरीका है ना, धीरे धीरे मनुष्य को जो है एक अलग दरिया में, यानी एक अलग जगह पर लेके गया है। ठीक है, मनुष्य को ओके एक रिस्पॉन्ड, क्योंकि मनुष्य हमेशा नए नए चीजों पर रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है ना, नया नया वंडर था ना, या उत्सुकता होता है उसके अंदर, एक क्यूरियोसिटी होता है कुछ नया करने का, है ना। ये डिजायर जो है मनुष्य को आगे क्या करता है, बढ़ाता है। ये हम अपने लाइफ में भी होता है ना, सिंपली। ठीक है, अब देखा जाए बच्चा अगर आगे तो आप समझ सकते हो बचपन में हम लोग कैसे समझते थे और कैसे रिएक्ट करते थे। याद करो बचपन के वो दिन कि वाई डू स्टार्स ट्विंकल। ओके, फिर हम क्या बात करते हैं भाई कि वाई डू डे एंड नाइट, तारे कैसे चमकते हैं, दिन रात कैसे होते हैं, आप समझ सकते हो। हाउ डज ए वोल्केनो इरप्शन, कैसे वोल्केनो बाहर आता है, आप समझ सकते हो ना यहाँ पर। ठीक है, हाउ डू द सीजन अकर्स, कैसे जो है मौसम बदलते हैं। ओके, तो हाउ डज ए रेनबो फॉर्म, मतलब बचपन में एक क्यूरियोसिटी होता था इस तरह के कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, दिन रात कैसे होता है, वोल्केनो कैसे बाहर आता है, रेनबो कैसे, मतलब ये तो क्यूरियोसिटी था मेरे अंदर भी, है ना, कि भाई ये रेनबो कैसे बनता होगा, है ना। मैं अपने पापा से पूछता था, भैया से पूछता था, है ना, और उनका जवाब होता था इस तरह से, क्योंकि उस समय ये समझ में नहीं आती थी, है ना। लेकिन समय के साथ क्या होता है, हम समझते जाते हैं, है ना, क्योंकि हमारा एक अपना टाइम होता है ना, अर्ली टाइम है, अब इस टाइम में आ गए हैं, तो बहुत कुछ जो है हम सीखते जाते हैं और हमारे अंदर जो है क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। अब ये अगर इसके बारे में बात करोगे तब बचकाना लगेगा, अरे ये क्या, ये बच्चे हो, लेकिन
बच्चे के समय में जब हम ये पूछते थे अपने समय में, तो उस समय ये क्वेश्चन था, सच में क्वेश्चन था उस समय के लिए। आज ये क्वेश्चन नहीं, आज और बहुत सारे हमारे अंदर क्या होते हैं, थॉट्स आते रहते हैं ना। तो ये जरूरी होता है ना, क्यूरियोसिटी का होना। ओके, अब आप समझ सकते हो कि और क्या क्या होते हैं, है ना। अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखोगे या आप जो समय बदल रहा है, तो समय के साथ और क्या क्या चेंजिंग होते रहते हैं भाई, है ना, और क्या क्या क्यूरियोसिटी होता है आप समझ सकते हो। द टाइड्स, द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, द प्लैनेट्स, गैलेक्सीज। सोचो इस यूनिवर्स में आप समझ सकते हो, है ना। आप ये बचपन में हम लोगों को प्रोजेक्ट मिलता था नहीं कि सन है ना, सन के चारों ओर क्या है, 8 प्लैनेट है ना। कितने प्लैनेट है बच्चा, 8 प्लैनेट है, ठीक है। इस तरह से, है ना, पहली बार जाने होगे कि भाई हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ है, अब अर्थ का जो रंग होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है, नीला होता है देखने में बाहर से। तो ये सब क्या था, एक क्यूरियोसिटी था। सोचते थे कि बाहर के प्लैनेट कैसे होते होंगे। अगर हम जस्ट बात किया जाए एलियंस के बारे में, बात किया जाए एलियन, तो एलियन को आज भी देखिए क्यूरियोसिटी है। जैसी वर्ड आता है एलियन का, आज क्यूरियोसिटी है, क्योंकि एलियन के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है। लेकिन आप समझ सकते हो, अगर ऐसा है, वास्तविकता ऐसा है कि हमारे इस मंदाकिनी में, यानी कि जो हम जहां रहते हैं इस मंदाकिनी में, हजारों गैलेक्सी, लाखों गैलेक्सी है पूरे यूनिवर्स में। हम लोग एक पहली गैलेक्सी में जहां रहते हैं, है ना, उसमें हमारा एक अर्थ आता है, और इसमें कई सारे यूनिवर्स है ना, कई सारे सोलर सिस्टम वहां पर काम करते हैं। ऑफ कोर्स वहां भी जीवन होता होगा, और वहां भी क्या होता होगा, हमारे ऐसे प्राणी रहते होंगे। तो उसको जानना आज हमारे लिए क्या है, क्यूरियोसिटी है, क्योंकि हम उसके बारे में भी अच्छे खासा नॉलेज नहीं ले पाए। ओके, अब देखो उसके बाद देखोगे बच्चा, तो ऑल दिस क्वेश्चन लीड टू, और यही जो है किसकी ओर लेके जाता है, हमें क्यूरियोसिटी की ओर लेके जाता है। One kind of response from the earliest time has been to observe the physical environment carefully। अब समझ सकते हो, अर्लीस्ट टाइम से लेकर इस टाइम तक हम लोग क्या करते हैं, एक नए नए पैटर्न की ओर बढ़ रहे हैं। जो नेचुरल फेनोमेना हो रहे हैं, घटनाएं घट रहे हैं, उसे हम क्या करते हैं, रेट करते हैं नेचर से। अब उस नेचर के अनुसार जो है हमें क्या मिलता है, आज देख लो हम लोग मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ चुके हैं, है ना। सोच सकते हो, आप समझ सकते हो। ओके, ये क्या है, क्यूरियोसिटी है, एंड क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स करता है किसकी ओर, साइंस की ओर। ओके, आपके जैसे से क्यूरियोसिटी बढ़ते हैं वो क्या है, साइंस की ओर लेके जाता है। व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। अब जस्ट थिंक अबाउट इट, न्यूटन साहब को लेके चलो आप, न्यूटन साहब के सर पे क्या गिरा, एप्पल गिरा, तब उनको जानने का क्यूरियोसिटी था ना, जानने का क्यूरियोसिटी था उनके अंदर। अब तब उन्होंने इन्वेंट कर दिया, न्यूटन फर्स्ट लो, सेकंड लो और थर्ड लो। अगर क्यूरियोसिटी नहीं होता तो इन्वेंट हो पाता, आप समझ सकते हो, इन्वेंट होता नहीं। आज ये रॉकेट नहीं काम होता है ना, हम लोग यूनिवर्स के बारे में कुछ जान नहीं पाते। तो न्यूटन साहब ने क्या किया, अपने क्यूरियोसिटी को बढ़ाया। जैसे आप देख लो, जेम्स वाट देख लो, जेम्स वाट क्या किया, उनकी माँ चाय बना रही थी, ओके, और वो चाय का जो पतीला है ऊपर से वो क्या हो रहा था, भाप के द्वारा, वेपर के द्वारा ऊपर उठ रहा था। और ऊपर उठने के बाद क्या हुआ, उनके दिमाग में उसी समय आया क्यूरियोसिटी की, अगर ये छोटे से चीज को क्या कर सकता है, पुश कर सकता है, तो बड़े से बड़े जो है चीजों को भी पुश कर सकता है। तो क्यों ना भाई एक इंजन में आ जाए। और उसने क्या किया, जेम्स वाट ने एक वेपर इंजन का निर्माण कर दिया। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्यूरियोसिटी का होना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। और अर्लीस्ट टाइम से लेकर इस मॉडर्न एज तक आप जितने भी घटनाएं देख सकते हो, सब के सब जितने इवेंट हुए हैं, सब के सब किस पर आया है, अब किस के अकॉर्डिंग हुआ है, तो क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग। ये क्यूरियोसिटी किसको जन्म दिया, साइंस को जन्म दिया। किसको दिया जी बच्चा, साइंस को। अब समझते हैं साइंस है क्या, समझते हैं बच्चा, साइंस है क्या। साइंस जो है एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड एंड नेचुरल फेनोमेना in as much detail and depth as possible and use of the knowledge so gain to predict, modify and control phenomena। मतलब अगर सिंपली कहा जाए तो साइंस क्या है, सिंपल बोला जाए तो साइंस है क्या बच्चा, साइंस एक नॉलेज है। साइंस एक क्या है, नॉलेज है, जो कहां से मिलता है बच्चा, यह मिलता है ऑब्जर्वेशन से। और साथ में कहां से मिलता है बच्चा, वो मिलता है आपका एक्सपेरिमेंट से मिलता है। अब ऑब्जर्व नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो कहां से काम आएगा भाई। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का होना बहुत ही क्या है, जरूरी है ना। न्यूटन साहब ने सबसे पहले सर पे गिरा तो ऑब्जर्व किया होगा, है ना,
क्या लगता है न्यूटन साहब के सर पे पहली बार सेब गिरा होगा या उनके पहले भी किसी आदमी पे गिरा होगा, नहीं गिरा होगा? ऑफ कोर्स गिरा होगा। किसी के सर पे कटहल गिर गया होगा, किसी के सर पे पत्थर गिर गया होगा, किसी का सर फट गया होगा, है ना? और कोई तो ठीक है, लेकिन किसी ने इसके बारे में कोई सोचा नहीं, खोजा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने क्या नहीं है, कीनली ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट भी किया, और तब जाके ये सारी चीजें हमें आज देखने को मिलती है। लेकिन उस नॉलेज के बेस पे हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, उसमें मॉडिफाई करते हैं और उस फेनोमेनन पर कंट्रोल रखते हैं। ओके, तो ये साइंस होता है, नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से क्या होता है बच्चा, मिलता है। अब आपको यहां पर दिया गया, देख लो, जो साइंस वर्ड है बच्चा वो क्या है? द वर्ड साइंस इज ऑरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स टू नो। साइंस का मतलब होता क्या है? साइंस का मतलब होता क्या है कि जानना। अब साइंस वर्ड आया कहां से? तो लैटिन वर्ड साइंटिया से आया। कहां से आया बच्चा? लैटिन वर्ड साइंटिया से आया। ओके, अब समझना इसके बाद बच्चा, और जो संस्कृत वर्ड यानी जो आप विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, वो कहां से आया? वो संस्कृत वर्ड विज्ञान से आया। कहां से आया? ये छोटे से टॉपिक्स आपको जानने होंगे, क्योंकि आप साइंस लिए हो तो सबसे पहला टॉपिक यही आता है भाई, आप आर्ट्स लिए हो, कॉमर्स लिए हो, साइंस लिए हो, तो आपको अपने स्ट्रीम के बारे में बखूबी पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, क्या लिए हो, उसके बारे में क्या जानते हो। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे कोई भी अराइज कर सकता है कि साइंस क्या होता है। तो उस समय आपको बस ये ध्यान रखना है, साइंस एक नॉलेज है जो कहां से मिलता है? ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से। आई होप समझ में आ गया होगा। साइंस वर्ड आया कहां से? तो लैटिन वर्ड साइंटिया से, इसका मतलब होता है टू नो, और संस्कृत में विज्ञान, वहीं से आया हिंदी वर्जन विज्ञान। ओके, अब देखो बच्चा, उसके बाद हम जानते हैं, है ना, कि साइंस में इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी। हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास जो भी देखते हैं उसी को एक्सप्लोर करते हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। आपका ऑब्जर्वेशन सिस्टमैटिक होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए आप एक्सपेरिमेंट में। ये आप लिख सकते हो बच्चा, ठीक है, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो कि साइंटिफिक मेथड, ठीक है, जो साइंटिफिक मेथड होते हैं वो कितने टर्म पे काम करते हैं। तो पहला जो है वो काम करता है आपका सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। दूसरा किस पे काम करता है? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तीसरा किस पे काम कर रहा है बच्चा? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। और 4 है आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग, और फिर है आपका वेरिफिकेशन एंड क्या, फॉल्सिफिकेशन। आप ऐसे 5 मेथड लिख लोगे। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, पहले आप ऑब्जर्वेशन को देखो, पहले उस एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट करो उस पर कंट्रोल होना चाहिए, आपके बस में होना चाहिए, बस के बाहर होना चाहिए, किसी को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। फिर होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, फिर आप मेजर करो, देखो किस तरह से कितना वो वर्क कर रहा है। फिर आप मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसे आप मैथमेटिकल भी चेक कर लो, और लास्ट में क्या आता है, वेरिफिकेशन। और जो भी आपका आता है लास्ट में आप कंक्लूजन दो, है ना, कंक्लूजन दो कि भाई अब इसका इस्तेमाल क्या, इस तरीके को कहां कैसे यूज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, बट अल्टीमेटली अ साइंटिफिक थ्योरी टू बी एक्सेप्टेबल मस्ट बी वेरीफाइड। लेकिन अंत में कुछ भी कर लो मेरे भाई, लेकिन आप उसको वेरीफाई तभी कर पाओगे जब आपने सारे मेथड को अच्छे तरह से जांचा और पड़ताल किया होगा ना, जांच किया ना, तभी आप उसको वेरीफाइड कर पाओगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक पॉइंट यही कहलाएगा आपका। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है ये देख लो। गैलीलियो ने भी ऑब्जर्वेशन किया था, ठीक है, गैलीलियो की मदद, है ना, अपने दूरबीन की मदद से। एक्सपेरिमेंट तो करना ही करना होता है, बिना एक्सपेरिमेंट से काम चलने वाला नहीं है। द इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन, ओके, ये समझना है।
ये देखो बच्चा, साइंस इज एवर डायनेमिक, द इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। इफ द एक्साइटिंग थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन न्यू ऑब्जर्वेशन देन इट काउज मेजर अपहेवल इन साइंस। मतलब साइंस में आप हर तरीके, हर रूप को आप देख सकते हो, ठीक है, जहां पे आप उसको सबसे पहला ऑब्जर्वेशन से है। ऑब्जर्वेशन जितना आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा उतना ज्यादा प्रोग्रेस करने का चांस क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, अब यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको देखने हैं, जो भी आपने पढ़ा है, तो ये बहुत अच्छे होते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको आते होंगे। देखिए, द वर्ड साइंस इज ऑरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड, है ना, सोच लो फटाफट, आपके पास 5 सेकंड है ना, तो सोचो। जस्ट मैंने बताया था कि साइंस वर्ड कहां से ऑरिजिनेट हुआ था, लैटिन वर्ड, बोलो, लैटिन वर्ड साइंटिया। कहां से आया था बच्चा, लैटिन वर्ड कहां से आया था, साइंटिस्ट। का मतलब क्या था, टू नो। देखो यहां पर आपको 4 ऑप्शन है ना, साइंटिया, विज्ञान, भौतिकी और क्या, बैक्टीरिया। ऑफ कोर्स आपके आंसर कौन हो गया, तो आपका आंसर हो गया साइंटिया, ठीक है। फिर है द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड। अब साइंटिया का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या होता है, नेचर होता है, स्पेस होता है, अननोन होता है, या टू नो होता है। फटाफट ऐसे बताइए, 5 सेकंड आपके पास है, सोच लिए। अगर आपने आंसर फटाफट दे दिया होगा जरूर ग्रुप में, सॉरी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज करना है ऐसे आंसर। ओके, चलिए, इसे पता चला है कि हाँ मेरे बच्चे जो है काफी होशियार हो चुके हैं। तो साइंटिया का मतलब क्या होगा बच्चा, बिल्कुल सही जवाब, टू नो होगा। ओके, अब यह टॉपिक आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ रहे हैं, जो लेक्चर है हमारा, है ना, जिस क्लास के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, तो वो है आपका फिजिक्स। बाकी आपके सारे क्लासेस चैनल पे मिल जाते हैं, है ना, हमारे उमेश सर के द्वारा जो आपका केमिस्ट्री है, ठीक है, और साली मैम का बायोलॉजी और संदीप सर का मैथ है। तो आप जाके जरूर देखना, चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सबका, फर्स्ट चैप्टर का, आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। ओके, ठीक है। फिर फिजिक्स के बारे में समझते हैं, फिजिक्स होता है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। सिंपली से देखो, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। फिजिक्स का जो ग्रीक वर्ड का मतलब होता है वो होता है नेचर। इसका मतलब फिजिक्स का असल में मतलब एक ही है, वो कौन है, प्रकृति। कौन है, प्रकृति, ठीक है। अब ये नेचर जो है वो क्या बताता है, इन संस्कृत क्या बोलते हैं इसको, भौतिकी, दैट इज यूज्ड टू रिफर टू द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। यानी हिंदी में से क्या बोलते हैं हम लोग, भौतिकी बोलते हैं, है ना। ये एक हिंदी का वर्जन है, प्रेसाइज डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, सॉरी, प्रेसाइज डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल। मतलब आप एक रूप से फिजिक्स के बारे में बता देना, यानी एक टर्म में बता देना फिजिक्स को, गलत होगा, है ना, क्योंकि फिजिक्स हर जगह मौजूद है, हर जगह हम लोग फिजिक्स से घिरे हुए हैं। हर समय कोई भी घटना घट रही है तो किसके बदौलत, फिजिक्स के बदौलत बच्चा। ओके, फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस which also includes other disciplines like chemistry and biology। अब ये केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरह है ना, क्या है, एक अलग ही तरीके से वर्क करता है ना, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों इंक्लूड है। ओके, फिजिक्स कैन बी ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना। मतलब एक तरह से प्रकृति और प्रकृति में होने वाले घटना को क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। कोई भी घटना जो कहां हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, वो क्या कहलाता है बच्चा, फिजिक्स कहलाता है। ओके, देयर आर 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। अब फिजिक्स में जो 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट है वो वर्क करते हैं यूनिफिकेशन और रिडक्शन पर। यूनिफिकेशन क्या होता है बच्चा, जरा उसको समझते हैं। देखो, यूनिफिकेशन, in unification the effort is to see the physical world as manifestation of some universal law in different domains and conditions। मतलब एक जो है कई सारे वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है ना, एक सिंगल लॉ जो है कई सारे वो क्या करता है, डिफाइन कर देता है ना, उसे बोलते हैं क्या, यूनिफिकेशन करते हैं। जैसे में आपका हो गया
ग्रेविटेशनल लॉ में एग्जांपल दे सकता हूं। देखिए यहाँ पर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब द फॉल ऑफ एन एप्पल ऑन द ग्राउंड। अब ग्रेविटेशन जो है वो क्या करता है, आपके अगर मान लो कोई एप्पल गिरता है, ठीक ना, या कोई भी इवेंट जो होता है एज अ अर्थ के ग्रेविटी के कारण, तो वो ग्रेविटेशन फॉर्म में ही काम करेगा, ठीक है। यानी कि एक लॉ कई सारे नियमों को, कई सारे थ्योरी को क्या करता है, बताता है। ओके, ये बात है। दूसरा, द मोशन ऑफ मून अराउंड द, ये भी किसके थ्रू, ग्रेविटेशन के थ्रू होता है। या सन के चारों चक्कर मारा अर्थ, ये भी थ्योरी किस पे काम करता है, ग्रेविटेशन के थ्रू। यानी कि एक लॉ से कई सारे थ्योरी को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। एक लॉ से कई सारे थ्योरी को क्या कर सकते हो, बता सकते हो। मतलब सिंपली ऐसे समझो, ये है और इसने कई सारे लॉ को बता दिया। मतलब एक लॉ को जान लो तो सब लॉ को आप क्या कर लो, आसानी से समझ सकते हो। तो वो गया क्या, यूनिफिकेशन हो गया बच्चा। और रेशन इसका उल्टा है, सबको मिलाकर एक बना दो। सबको मिलाकर क्या बना दो बच्चा, एक बना दो। वो कहलाएगा क्या, आपका रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये देख लो आप, इन रिडक्शनिज्म द एफर्ट इज टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स सिंपलर पार्ट्स। ओके, एग्जांपल में थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद बल्क सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मैक्रो क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, है ना, एंट्रोपी। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, अलग अलग पढ़ना होगा आपको। यानी सबको कंबाइन करके एक टॉपिक का नाम दिया गया थर्मोडायनेमिक्स। सबको मिलाकर एक टॉपिक का नाम दिया गया थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हो गया एक तरह से कॉम्प्लेक्स हुआ। लेकिन जो यूनिफिकेशन में क्या होता है, एक लॉ सब के बारे में बता दिया, सिंपल और हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं, अलग अलग चीजों के बारे में जानना है, और सबका मतलब अलग अलग होगा, ठीक है। सबके थ्योरी अलग अलग होंगे, तो वो थर्मोडायनेमिक्स में आएगा अंतर्गत। जितने भी टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें होंगी, है ना, हीट से रिलेटेड चीजें होंगी, एनर्जी से रिलेटेड चीजें होंगी, वो सब थर्मोडायनेमिक्स। इसलिए ये एक तरह से क्या कहलाएगा, रिडक्शन, है ना। यानी कि सिंपल ऐसा समझ लो, ये देखो ये है, तो ये था जब इस तरीके से सब बट गया एक लॉ से, एक लॉ से बट गया, तो ये यूनिफिकेशन। लेकिन जैसे ही जो है, जैसे ही ये सब मिलकर, है ना, सब मिलकर जो है एक टॉपिक के बारे में इंडिकेट कर रहा, तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शनिज्म, ठीक है। और जब एक जो है सब के बारे में बताने लगा कि बस एक थोड़ी सबका काम चल जाएगा, भाई सबका काम चल जाएगा। आई होप सारे टॉपिक्स आपको आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चे लोग। तो बिल्कुल आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको पॉज कर लो, जैसे भी करना है बस आप इसको नोट डाउन कर लो, और अगले लेक्चर जो आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। और आप यदि आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर करना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।